हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले इसको सीखने से पहले हमें प्रीवियस एक मैं ओवरव्यू कर देता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा टिल चैप्टर 5, राइट। चैप्टर 5 में हमने स्टडी किया किस चीज को? मॉर्फोलॉजी को। किसको स्टडी किया हमने? मॉर्फोलॉजी को। अब मॉर्फोलॉजी क्या है कि हमने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में हमने कलर, साइज, शेप यानी विजिबिलिटी, जैसे ही हमें विजिबल होगा कि वो प्लांट दिखता कैसा है, उस बेस पर हमने कैरेक्टराइज किया है किसको? फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है स्पेशल हम फ्लावरिंग प्लांट्स की ही स्टडी क्यों कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करने का मेन मोटिव यही है क्योंकि यह मैक्सिमम स्पीशीज हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की मिलती है, दैट विल बी द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की जो कैटेगरी है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर आती है, राइट। जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर से फर्दर क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और ये सभी कैटेगरी किसके अंडर आती है? दैट विल बी अंडर कम्स इन द फ्लावरिंग प्लांट और से एंजियोस्पर्म्स, राइट। अब बात करते हैं यहां पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट से आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? किस क्लास की बात कर रहे हैं हम? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल क्या स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा हम किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात तो कर रहे हैं हम सिर्फ प्लांट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। बट अब मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके आपको प्लांट्स की एनाटॉमी आपको बताऊंगा किस तरह से होती है। बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल इजिली समझ में आ जाता है। और सेकंड ये है कि आपको टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एनाटॉमी क्यों स्टडी कर रहे हैं और इसका मेन मोटिव क्या है। ये स्पेसिफिकली आपको सिलेबस वाइज आपको मेंशन नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन इसमें बुक में आपको एक चैप्टर अलग से दिया गया है। उसका रीजन ये है कि ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, आपकी हायर क्लासेस में बहुत यूजफुल होगा, राइट। ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले इंटरनल ब्रेन होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक कॉमन एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, हार्ट, उसके बाद लंग्स, किडनीज, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये जो मोस्ट हमारे एक और है दैट विल बी द लीवर। जो देखिए, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और ऑर्गन क्या है? ब्रेन है, राइट। लेकिन ब्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लीवर है। लीवर ऐसा ऑर्गन है जो आइडेंटिफाई करता है कि हमारी बॉडी में इंटरनली क्या जाना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है न्यूट्रिएंट्स और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। लीवर ही डिसाइड करता है। ये हम बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम इनको स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं आपको कि एनाटॉमी क्या है। हम इंटरनल जब हम देखते हैं तो ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, इन पांचों चीजों को हम देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में, राइट। अब इसको देखने का यूज क्या है? हमें इनके इंटरनल अलग अलग फंक्शन हमें पता चलते हैं, और अगर फंक्शन पता चलते हैं तो इनका ये फंक्शन इस तरह क्या कैसे प्रोसेस करते हैं, किस तरह से इनकी वर्किंग है,
क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं, इनको किस तरह से प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं, और फर्दर स्टडी में भी हेल्पफुल होते हैं, राइट। इसी तरह से फ्रेंड्स कि हमें प्लांट्स का भी एनाटॉमी हमें स्टडी की जरूरत पड़ी है। प्लांट की जब एनाटॉमी बात करता हूं, ठीक है, अब प्लांट में ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर ऐसे ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके एनाटॉमी की जरूरत पड़ी है। रीजन बिकॉज ऑफ दैट कि प्लांट के एनाटॉमी के बाद ही हमें उनकी एक्चुअल ग्रोथ किस तरह से हो रही है, किस प्रोसेसिंग से वो कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप है, कौन सा पार्ट, रूट्स क्या काम कर रही हैं, हमारे पास स्टेम क्या काम कर रही हैं, उनके टिश्यूज क्या काम कर रहे हैं, उनका टिश्यू सिस्टम क्या है, और सभी स्टडी को हम अच्छे से इसको सीख पाते हैं, ताकि इजिली हम कंपैरिजन कर सकें, सबसे पहला। दूसरा, अगर इन केस कि प्लांट्स में कहीं पर भी कुछ डिसफंक्शन होता है, कोई प्रॉपरली प्लांट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और वो किस वजह से नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, उनकी एनाटॉमी को अगर हमें पता होगी तो हम एक्चुअल में उनका एक तरह का ट्रीटमेंट कर सकेंगे, जो कि जो बॉटनिस्ट हैं, जो बॉटनी को स्पेसिफिकली स्पेशल स्टडी करते हैं, जो मास्टर डिग्री एंड फर्दर पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए और हमारे लिए आगे जाके आप भी रिसर्चर बनेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी को स्टडी करना, ऑर्गन सिस्टम को, प्लांट्स के, ये स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम फर्दर, ये तो आपका ब्रीफ था, एनाटॉमी आपको पता चल गया, एनाटॉमी क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी, इंटरनल पार्ट्स की स्टडी, राइट। किस केस में? फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी एंजियोस्पर्म्स के केस में हम प्लांट्स की स्टडी को, एनाटॉमी को हम स्टडी करेंगे। तो ये है चैप्टर का बेस, तो अब फर्दर हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, या जरूरी नहीं है कि कोई चैप्टर पढ़ें, कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कहीं पर भी कुछ भी आप स्टडी करते हैं, जो स्पेशली जो आपका जो हेडिंग है, उसका जो मेन हेड है, राइट, तो आपको उसका वो अच्छे से उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तब तक आप जो फर्दर जितना मर्जी आप स्टडी करें, तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज लैक जरूर करेगी। जैसे आप कंप्लीट में आपको एनाटॉमी पढ़ा दूं और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, एनाटॉमी है क्या, एक्चुअल में क्या पढ़ रहे थे अभी तक, तो अगर आप नहीं बता पाए तो भी आप ये कहेंगे मैं टिश्यू पढ़ रहा था, मैं सेल पढ़ रहा था, मैं टिश्यू सिस्टम पढ़ा है, मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल पढ़ लिया, मैंने परमानेंट सेल पढ़ लिया, बट वो है क्या एक्चुअल में, किस चीज की स्टडी है, जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपका चैप्टर आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं आप आपकी नॉलेज में, आपके फर्दर एक्सेसिव आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में आपको कहीं ना कहीं रुकावट होगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे कहूंगा कि कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको ये आपका जो फर्स्ट हेडिंग है जो उनका, वो आपको क्लियर होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, उसका ड्रॉबैक्स क्या है और सिग्निफिकेंसेस क्या है, बोथ। तो फ्रेंड्स, आइए एनाटॉमी पढ़ते हैं अब। एनाटॉमी, अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। क्या है? प्लांट्स का क्या है? इंटरनल। अब कोई भी प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, किस चीज से बना है? दैट विल बी मेड फ्रॉम द सेल से बना है। सेल क्या है? सबसे पहले आप सेल को सीखिए। सेल पे एक स्पेशल एक कंप्लीट चैप्टर भी है हमारा, फर्दर आएगा भी, जैसे मैं वीडियोस आपको अपडेट करूंगा। इसके बाद हम एनिमल्स का हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, और उसके बाद फर्दर हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर आएगा सेल का, तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सेल। फिलहाल सेल के लिए आप इतना सीख लीजिए, सेल हमारा बेसिक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of any body। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स जो उसके स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहा हो, उसके कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को डिफरेंस आगे रिप्रेजेंट करता हो, राइट? कैसे दिखता है स्ट्रक्चर। ह्यूमन बीइंग स्पेसिफिकली मेरी एक अपनी बॉडी है, इस पर्टिकुलर बॉडी की एक अपनी बॉडी है, एक प्लांट्स की अपनी बॉडी होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल की यहां पर बात कर रहा हूं मैं। फंक्शनल मीन्स कि वो सेल प्रॉपरली मिलने के बाद, एक ऑर्गन बनाने के बाद किस तरह से क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उन सभी की परफॉर्मेंस किस केस में? एक ग्रुप के केस में, राइट? और वो ग्रुप फर्दर मैं बताऊंगा उसको क्या कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी बॉडी या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहां पर। बॉडी वर्ड मतलब सिर्फ आप लिविंग का ही समझिएगा, मैं सिर्फ अभी नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। लिविंग, अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो आप कैसे समझेंगे? देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में एक चौक है। आप जरा बिल्कुल थोड़ा सा मैं कैमरा के पास करता हूं। मेरे हाथ में एक चौक है, राइट? अब धीरे धीरे जब ये चौक बोर्ड पे चलता है तो आपने देखा होगा कि ये स्मॉल होता जाता है। स्मॉल होता जाता है मतलब ये लिखता जाता है, राइट? लिख रहा है, बट लिखते हुए आप मेरे हाथ पे देखेंगे कहीं कहीं चौक भी लगा हुआ है। डिफरेंट छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी चौक के ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, राइट? अब आपने नोटिस किया होगा क्लासरूम में, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, कहीं पर भी जहां पर चौक से वर्क होता है, तो जहां पर चौक जब हम लिखते हैं तो हल्का हल्का डस्ट भी उड़ता दिखाई देता है, बिल्कुल माइनर सा, राइट? और वो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कण हो जाते हैं, जिससे बारीक एटम्स हम कह सकते हैं, छोटे छोटे। और वो सबसे सिंगुलर वन, एक को हम किसको कहते हैं? उसी से क्या बना है? कंप्लीट चौक बना है। यानी वो एक एक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, चौक के पार्टिकल्स हैं, उनसे मिलने के बाद ही क्या बना है? कंप्लीट चौक बना है, राइट? अब इस चौक का एक स्ट्रक्चर है, यू नो दैट सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। देखिए जरा ध्यान से, दैट इज द सिलेंड्रिकल इन फॉर्म। अब इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या है? इसका एक प्रॉपर फंक्शन भी है। फंक्शन क्या है? लाइक दैट इज, इसकी इंटरनल एनाटॉमी भी है, किस तरह से है ये, राइट? तो सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रॉपरली एक सेल्स होते हैं, राइट? और वो सेल्स क्या हैं कि प्रॉपर क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर का, जो भी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका एक प्रॉपर फंक्शन भी होता है। और उसी बेसिक यूनिट को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को? दैट विल बी द टर्म एज द सेल। किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उस टर्म को? दैट विल बी द सेल। क्लियर है सभी को? ओके, राइट। तो सेल आपको समझ में आ गया। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? ये डेफिनेशन आपको, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए क्या है।
सबसे पहले अब यहां पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट आपका एक बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं हम? टिश्यू की बात कर रहे हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। जरा ध्यान से सुनिएगा बड़े इसके डेफिनेशन को। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। टिश्यू, दोबारा से बोल रहा हूं, इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। माइट बी मल्टी फंक्शंस भी हो सकते हैं, बट वो सारे सेल्स मेनली जब मिलते हैं वो एक फंक्शन के लिए मिलते हैं। किस चीज के लिए मिलते हैं? किसी एक फंक्शन के लिए मिलते हैं। अब देखिए यहां पर डेफिनेशन में लिख रहा हूं। टिश्यू इज द group of similar cells which perform सिंगल फंक्शन। कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। किसका? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। राइट? क्लियर है आपके माइंड में? कि और ये टिश्यू, आप सोचेंगे कि ह्यूमन बीइंग के केस में तो हमें टिश्यू पता है, लेकिन प्लांट्स के केस में टिश्यू क्या होगा? प्लांट्स के केस में भी फ्रेंड्स टिश्यू होता है। राइट? ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल सेल है कि उसकी ब्रांच बन गई, सिंगल सेल का लीफ बन गया, सिंगल सेल की स्टेम बन गई। नो, इसमें भी बहुत सारे फर्दर टिश्यूज होते हैं और उसी टिश्यू से ही फर्दर आगे फंक्शंस जो भी हैं प्लांट सेल्स के वो परफॉर्म होते हैं। राइट? तो फर्दर हम पढ़ते हैं टिश्यू। टिश्यू के आगे दो सब टाइप्स हैं टिश्यू की। पहली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। पहला है आपके पास मेरिस्टेमेटिक। आपको याद होगा मैंने एक बार बीच में आपको वीडियो में आपको एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में भी बताया था। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? कि मेरिस्ट का मतलब है कि डिवाइड होना। ऐसे सेल्स जो डिवाइड होके फर्दर एक सेल्स बनाते हैं। ऐसे सेल्स जो डिवाइड होके, जिसमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, उनको ही क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक। डिवाइड होके दोबारा से सेल्स बनाते हैं। जैसे आपने ग्रीन ग्रास का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। राइट? आपने एनिमल्स को देखा होगा, वो ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं। राइट? गायें, भैंस, बकरियां वो हरी घास को खाती हैं। अगर उनको खुले खेत में, किसी फील्ड में आप जहां पर हरी घास है वहां पर आप छोड़ दीजिए तो वो ओपनली वो घास खाना शुरू कर देती है। राइट? अब वो घास खाने का मतलब क्या है वहां पर? कि वो उन पर्टिकुलर अपर पार्ट को, अब मान के चलो ये देखिए। राइट? मान के चलिए मैंने रफ एक स्ट्रक्चर बना दिया ग्रास का। ठीक है? यहां पर कोई भी एनिमल आता है, वो अपर सरफेस को
खा जाता है, पूरा जड़ से तो नहीं खा पाएगा। ये देखिए, मान के चलो इस सरफेस को वो खा जाता है कंप्लीट, इतना सरफेस, राइट। अब इस सरफेस को खा जाने का मतलब क्या है कि अपर पार्ट कट हो गया, ठीक है। और जब ये अपर पार्ट कट हो जाता है तो कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वो ही अपर पार्ट दोबारा से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है उसकी। देखिए, एक घास है, मान के चलिए घास का तिनका है, ये अपर यहां से इस पार्ट से वो कट हो गया, राइट। इस पार्ट से कट होने का मतलब क्या है कि खत्म, वहां से कुछ टाइम बाद 1 डे 2 डे या 1 वीक आफ्टर 1 मंथ आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो दैट विल बी, कट होने के बाद भी दोबारा से डेवलपमेंट कौन सी टिश्यूज करते हैं, दैट विल बी द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यूज, जो सेल्स जो परफॉर्म करते हैं ऐसा फंक्शन कि वो दोबारा से डेवलपमेंट होती है, वो किसके अंडर आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इसमें फर्दर कैटेगराइज हमने किया है इनको, ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड है आपका, दैट विल बी द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है कि ये इनिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनिशियल मींस दैट विल बी, ये इनिशिएट करते हैं किसी भी सेल्स का डिवीजन को, डिवाइड करने को सेल्स को। इनिशियल डिवीजन भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट विल बी द एपिकल। मान के चलिए यहां पर एपिकल, एपिकल का मतलब होता है, देखिए एक प्लांट है, एक तो उसका होगा रूट पार्ट, दूसरा होता है शूट पार्ट। शूट में भी सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मान के चलिए ग्रीन ग्रास की बात कर रहा हूं, ये जो बिल्कुल ऊपर वाला किनारा है, जो कॉर्नर है जहां पर वो खत्म हो रहा है, उस किनारे वाले पार्ट को ही क्या कहते हैं हम, एपी, सबसे ऊपर वाला, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो सेल्स वहां पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर है। और कुछ एक सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक तो हैं बट रूट से परफॉर्म करते हैं फंक्शन और मूव करते हैं टिल बर्ड, मतलब एपिक पार्ट में नहीं जाते हैं और वो बर्ड में ही रह जाते हैं, मतलब वो बर्ड एरिया में भी रह जाते हैं। ऐसे सेल्स को, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड सेल्स। सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऑक्सिलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट है। यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्दर पढ़ते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी के बाद जो सेकेंड सेल्स आफ्टर प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी क्या है? ये उस प्रोसेस को, जो ग्रोथ की प्रोसेस है, डिवीजन प्रोसेस को क्या करते हैं? इनिशिएट कर दिया एपिकल सेल ने, ऑक्सिलरी सेल ने, या फिर जो स्पेसिफिकली इंट्राक्लेरी सेल्स ने इनको इनिशिएट कर दिया प्रोसेस को, राइट। अब इनिशिएट करने के बाद कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड तो होते हैं बट काफी वुडी और हार्ड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? हार्ड फॉर्म में होते हैं। बट इनका क्या है, एक बार डिवाइड होने के बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूं, सेकेंडरी में क्या है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार डिवाइड हुए सेल्स, फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा से डिवाइड नहीं होंगे वो, ठीक है। अब जो दोबारा से डिवाइड नहीं होंगे और वो बिल्कुल हार्ड फॉर्म में चले जाते हैं, ऐसे सेल्स को मेनली ये कहां पाए जाते हैं? स्टेम्स में पाए जाते हैं। किसमें मिलते हैं ये? स्टेम में मिलते हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, जो इनसे टिश्यू बनता है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, राइट। प्राइमरी आपको क्लियर हो गया, सेकेंडरी आपको क्लियर हो गया, मेरिस्टेमेटिक आपको क्लियर हो गया, राइट। अब फर्दर परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? देखिए, ऐसे टिश्यू सेल्स, ऐसे सेल्स से बना हुआ टिश्यू। आप ये देखिए, टिश्यू का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, राइट। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि दोबारा चेंज नहीं होते हैं, स्टेबल है, फिक्स्ड है, राइट। परमानेंट, नाम से क्लियर है, परमानेंट, जो कि परफॉर्म तो करते हैं, अपना फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे ही, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं ये, उनके टिश्यू हैं, लेकिन ये दोबारा से अपने आप को कभी भी किसी भी अनदर फॉर्म में डेवलप नहीं करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते, राइट। इन्हीं को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? फर्दर इसकी दो सब टाइप्स हैं। सबसे पहला क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल्स, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। नाम से पहले ही क्लियर है कि सिंपल, सिंपल का मतलब है कि इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल होती है। किस केस में? और ये कहां मिलते हैं? ये स्टेम में मिलते हैं, राइट। इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल होती है, दैट विल बी द सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स, इनकी अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स होती है, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंडर प्रेजेंट होते हैं, और वो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम है, वो फर्दर मैं इनको डिटेल में आपको स्टडी करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहां पर सिंपल की। अब जरा इस फ्लो चार्ट पे आ जाइए। सिंपल में यहां पर मैंने आपको बताया है, होप्स आपको दिख रहा होगा, इधर आ जाता हूं मैं। दैट इज द पहला, इसका सब टाइप क्या है? सिंपल इनका परमानेंट टिश्यू का, दैट इज द पैरेकाइमा। दूसरा है द कोलेनकाइमा, थर्ड है द स्क्लेरेनकाइमा, राइट। जो फर्स्ट है पैरेनकाइमा, इनका यूज क्या है? क्या है ये? सबसे पहले मैं इनके सब टाइप्स को भी आपको लिख के आपको समझा देता हूं कि पैरेनकाइमा क्या है। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसकी सब टाइप को। सबसे पहला, ये
स्पेरिकल फॉर्म में और सिलेंड्रिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओव्यूल शेप में भी कई जगह पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे टिश्यू। इनकी जो सब टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, इनका जो मेन फंक्शन है ये फूड को स्टोर भी करते हैं और न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं, राइट। सेकंड है इसका सब टाइप कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का मतलब क्या है यहां पर कि ये सेल्स, ये जो परमानेंट टिश्यू है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इनका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। थर्ड है कोलेनकाइमा, थर्ड की बात कर रहे हैं हम। राइट, कोलेनकाइमा की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये टिश्यू है, ये सिलेंड्रिकल, सर्कुलर एंड ओव्यूल शेप में अवेलेबल होते हैं, बट इनका मेन फंक्शन है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्टेम को। क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट और स्पेसिफिकली किसको प्रोवाइड करते हैं? स्टेम को प्रोवाइड करते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कौन प्रोवाइड करता है। दैट विल बी द थर्ड टाइप ऑफ द कोलेनकाइमा। इट्स अ परमानेंट टिश्यू इन द सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब है, ये सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं हम यहां पर। कॉम्प्लेक्स में कि इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट्स मीन कि ये सिंपल के एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्म में होते हैं। किसमें? सिंपल के अपोजिटली ये मिलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फर्दर। फर्स्ट इज द जाइलम, नेक्स्ट इज द फ्लोएम। जाइलम का और फ्लोएम, इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम में क्या है कि जाइलम रूट से प्राइमरी, टर्जरी एंड सेकेंडरी रूट से न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम और लीव्स तक, राइट। उसी को कहते हैं हम जाइलम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लोएम। फ्लोएम के केस में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल जो प्रिपेयर हो गया, राइट, लीव्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, फोटोसिंथेसिस में इन्होंने हेल्प किया, फ्लोएम करता, फूड प्रिपेयर हो गया और वो फूड भी तो आगे फर्दर सबको देना है। ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। इट इज अ वर्क ऑफ द फ्लोएम, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको आज हमने एनाटॉमी का जो बेसिक है, टिश्यू क्या है, टिश्यू का सिस्टम क्या है, फर्दर इनको हम और भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने आपको बता दिया कि टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है। मेरिस्टेमेटिक का फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल की फर्दर तीन टाइप्स हैं, पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में फर्दर दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड
फ्लोएम। इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम को फर्दर ट्रैकेल्ड वेसल्स, इस तरह के फर्दर हम इसके भी फर्दर 4 सब टाइप्स और हैं, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जिसको जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और फर्दर हम उस पर ज्यादा फोकस करके हम स्टडी करवाएंगे, राइट। तो साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DR विज, आप इसको सब्सक्राइब करिए जिसने अभी तक नहीं किया है, फर्दर शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप मोटिवेट करिए ताकि सभी इस चैनल की हेल्प ले सके। 9th 10th 11th 12th यहां पर +1 +2 9th 10th का कंप्लीट NCERT बेस्ड सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का अवेलेबल है। यहां पर आप वीडियोस को देखकर अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।